स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रहा है सबको? हाँ डॉक्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। 92 नंबर का श्लोक ख़त्म किया था। रक्तगत वायु की चिकित्सा। जब ऊर्जा तीव्र हो, स्थानिक रुजा हो, उस टाइम आपको शीत प्रदेह जैसे स्थानिक लेपन करना है। और बाद में रक्त पिटिका अगर है तो उसके अंदर विरेचन रक्तमोक्षण करना है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया था। 92 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। मांस और मेदगत वायु की लक्षण। मांस और मेदगत वायु के लक्षण पढ़िए। मांस और मेदगत वायु के लक्षण में बोला है कि गुरु अंग हो जाता है, वहाँ पर पेन भी होता है। तुद्यते अत्यर्थ दंडी मुष्टि हतम तथा सरुकम श्रमित अत्यर्थ मांस मेदोगते अनिले, ऐसा उन्होंने बोला है 32 नंबर के श्लोक में। यानी कि अगर मांस और मेदगत वायु है तो उसमें पेनफुल कंडीशन ही उन्होंने बोला है कि ऐसे कोई अपने को अंड और मुष्टि से मार रहा है, ऐसी वेदनाएं होती है और श्रम करने से आपकी पीड़ाएं बढ़ जाती है, ऐसा बोल रहा है वो। यानी कि मांस और मेद के अंदर अगर रुक्षता इतनी आ गई, यानी कि ऐसा आप अनुमान प्रमाण कर सकते हो कि जो अपने मस्कुलोस्केलेटल जो भी है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर अगर रुक्षता उत्पन्न हो गई, उनके अंदर दुर्बलता आ गई, उनके अंदर अगर कमजोरी आ गई है, वीकनेस आ गई है, तो उसके अंदर दंड मुष्टि हथ जैसा पेन हो जाएगा। गुरु अंग यानी कि उसको कोई भी उसका शरीर इतना भारी हो जाएगा कि उसमें ताकत ही नहीं रहेगी कोई भी काम करने की, और ऐसे पूरे मसल में रुक्षता आ जाएगी। तो उस टाइम क्या करना है, ये बोल रहे हैं मांस और मेदगत वायु की चिकित्सा में विरेचन दो, मांस मेदस्ते निरूह और संशमन चिकित्सा करने की इन्होंने बोली है। अगर ऐसे लक्षण हो तो उसके अंदर आप ले सकते हो। अगर उसके अंदर भी दो एक आते हैं, अगर मांसशय से वेदना है, एक और अगर आप सूत्र स्थान में जाएंगे तो उसके अंदर बोला है कि मांसशय से संधियों के अंदर वेदना होती है। अगर संधियों के अंदर पूरी बॉडी के अंदर अगर मांसशय से अगर वेदना हो रही है, मांस का प्योर लक्षण अगर है उसके अंदर, कृश पेशेंट के अंदर, तो आपको मांसशय की चिकित्सा करनी है। और अगर अवरोधजन्य है यानी कि स्थूल पेशेंट के अंदर अगर है तो उस टाइम आप विरेचन, निरूह और संशमन चिकित्सा आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अस्थि मज्जागत चिकित्सा। उस टाइम पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि भेदोअस्थि अर्वानाम संधिशूलम मांस बलशय और स्वप्न सतताम रुकम मज्जास्त कुपिदे अनिले, यानी कंटिन्यूस पेन होता है अगर मज्जास्थिगत प्रकुपित वायु है तो। और अस्थि के पर्वों में भी शूल होता है और संधि शूल भी होता है, और मांस का बलशय भी होता है, ऐसा बोला है। तो उसके अंदर आपको बाह्य और अभ्यंतर स्नेह का पान करना चाहिए। शुक्रगत वायु पिछली बार अपन ने एक लिया था कि अवरोध हो जाएगा, नहीं तो जल्दी निकल जाएगा, ऐसे लक्षण थे, या गर्भ का एबॉर्शन हो जाएगा, ऐसे शुक्रगत वायु के लक्षण। और केस डिस्कशन भी किया था पिछले लेक्चर में, वो ऑनलाइन अपलोड कर चुके हैं, वो आप पढ़ सकते हो। उसके अंदर से आप फिर से अगर सुनना है तो उसके अंदर इसको फिर से नहीं एक्सप्लेन करता। हर्षो अन्नपान शुक्रस्थ अलकर, यानी कि शुक्र धातु को बल देने वाले ऐसे आपको यूज करने हैं। आगे बोल रहे हैं शुक्र मार्ग की अवरोध की चिकित्सा। विबद्ध मार्ग दुष्टवा शुक्रम दद्यात विरेचनम विरक्त प्रतिभुक्तस्य पूर्वोक्त कार्यत क्रियाम। बोल रहे शुक्र मार्गों में अवरोध की चिकित्सा। शुक्र के मार्ग में अवरोध हो जाने पर, अर्थात शुक्र का स्त्राव न होने पर शुक्र विरेचक औषधियाँ देनी चाहिए। जैसे शुक्र विरेचक औषधियाँ में आप अश्वगंधा का अरिष्ट दे सकते हैं, क्योंकि उष्ण गुण के कारण वो प्रवर्तन करता है। शुक्र का प्रवर्तन करने में अश्वगंधा बहुत ही बेस्ट है। शुक्र के विरेचन के पश्चात संसर्जन क्रम से शरीर को पुष्ट हो जाने पर रोगी अपना स्वाभाविक आहार ग्रहण करने लगे
तब पहले कही गई शुक्र की शक्ति को बढ़ाने वाली औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। विरक्त प्रतिभुक्त अर्थात विरेचन के पश्चात संसर्जन क्रम से पोषण प्राप्त किया हुआ रोगी, ऐसा बोल रहे हैं। पूर्वोक्तम अर्थात पहले कही गई शुक्र जनन तथा हर्षिणी क्रिया, हर्ष कराने वाली क्रिया आपको करनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। विबद्ध मार्ग दुष्टवा शुक्र दद्याद विरेचन, आप इसमें शुक्र का विरेचन भी कर सकते हो और विरेचन भी दे सकते हो, ऐसा दोनों आप दे सकते हो। एक वुंड हीलिंग के बारे में आज पढ़ रहा था, उसके अंदर भी दिया हुआ है कि जो टेस्टोस्टेरोन है बॉडी के अंदर का एनाबॉलिक पेप्टाइड हार्मोन, तो वो इसको इंक्रीज होने में वुंड हीलिंग फास्ट करने में ये मदद करता है। आप तो फिर जो शुक्र का अवनिर्मिति का कार्य है वो आप इससे समझ सकते हैं। और व्रण का एक सेकंड, हाँ चलो, कहाँ पर थे अपन? शुक्रगत प्रकपित आयु, उसके अंदर बोल रहे थे अगर शुक्र का विबद्ध मार्ग है तो उसकी चिकित्सा अपन देख रहे थे। मैं बता रहा था वुंड हीलिंग के बारे में, तो वुंड हीलिंग के अंदर बुक के अंदर, मॉडर्न की बुक्स के अंदर क्लियर कट लिखा है जो एनाबॉलिक जो पेप्टाइड होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो वो क्या करता है? वुंड हीलिंग को फास्ट करता है, ऐसा उन्होंने बताया है। टेस्टोस्टेरोन के बारे में, डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन एसिडेट एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड लाइक टेस्टोस्टेरोन आर आल्सो कंसर्न विद द इंक्रीज स्पीड ऑफ द वुंड हीलिंग। वो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन अगर है बॉडी के अंदर अमाउंट नॉर्मल अमाउंट में है तो उससे वुंड हीलिंग फास्ट हो जाती है। तो इससे आप शुक्र धातु का कार्य कहाँ तक है वो आप समझ सकते हो। मॉडर्न को धीरे धीरे उसका कार्य आ रहा है समझ में। अपने यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है कि जो व्रण का अगर क्षय हो गया, व्रण की जो एजेस है वो जल्दी अगर हील ही नहीं हो रहे हैं तो उसके अंदर व्रण अगर ज़्यादा डीप है तो उसके अंदर उन्होंने एक उत्साधन कर्म बोला है। अगर आप ये उत्साधन कर्म के बारे में पढ़ोगे तो उन्होंने बोला है कि अश्वगंधा शतावरी जैसे मांसवर्धक और शुक्रवर्धक अवयव आप दो तो उसका उत्साधन कर्म हो जाएगा, है कि नहीं? जो व्रण का क्षय हुआ है यानी वुंड हीलिंग में फास्ट काम करेगा। तो उत्साधन कर्म आप क्रोनिक नॉन हीलिंग वुंड्स में आप ये अश्वगंधा शतावरी का लेप कर सकते हो, जो कि व्रण को ज़्यादा ये करेंगे, यानी कि शुक्र को इंक्रीज करेंगे, मे बी टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करके वुंड हीलिंग को फास्टर करेंगे। ऐसा मॉडर्न वाले भी कह रहे हैं और अपन भी कह रहे हैं। उत्साधन कर्म पढ़ना एक बार सुश्रुत में जाके। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो शुक्र धातु का नवनिर्मिति का कार्य है वो अच्छी तरह से हो रहा है करके, इसलिए सुश्रुत जी ने भी बोला है, अगर आप उधर जाओगे व्रणत्य उपासनीय अध्याय में, तो उन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति व्रणवी वाला अगर मैथुन करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। डायरेक्टली मृत्यु ही बोली है कि भाई जी ही नहीं माना, करेक्ट है उनके पास। पहले से हल नहीं रहता शरीर में और वो अगर मैथुन कर देगा, शुक्र का प्रवर्तन कर देगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब दोनों जगह सेम ही है, चरक सुश्रुति। हाँ, चरक सुश्रुति दोनों जगह सेम ही है। चलो आगे बढ़ते। गर्भाशयगत वायु क्या बोल रहे हैं? गर्भाशयगत वायु में क्या बोल रहे हैं? हाँ पढ़ो 95 नंबर का श्लोक। गर्भे शुष्के तु वातेन बालानां चापि शुष्यतां सीता काश्मर्य मधुके हितम उत्थापने पयः। बता दो। जब गर्भाशय में वायु के प्रकोपित होने से गर्भ सूख रहा हो एवं गर्भस्थ बालक सूख रहे हो तो गर्भ को पुष्ट बनाने के लिए मिश्री, गंभार की छाल, मूलहटी का कल्क डालकर शीर्पाक विधि से पकाया हुआ दूध पिलाना चाहिए। और एक ऑब्जर्वेशन है अभी, ये काश्मीरी के बारे में बहुत बढ़िया है। क्या बोल रहे? गर्भाशयगत वायु एक बार पढ़ लेते। गर्भ हो जाता है शुष्क, यानी कि वो बहुत बार पहले पढ़ा था, एमनियोटिक फ्लूइड की कमतरता हो जाती है, अभी मैक्सिमम वुमेन्स में हो जाती है, तो उसके अंदर ये बहुत यूजफुल होता है सीता काश्मीरिया का योग। इसके हम ग्रैन्यूल्स भी बढ़ाए थे, इसके बहुत सारा ये भी यूज भी किया हुआ है। गर्भिणी जहाँ पर गर्भ का शोष होता है, जहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड की कमतरता कमी हो जाता है, अपन बोलते हैं ना भाई एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा,
उसका एमनियोटिक फ्लूइड का इंडेक्स होता है शायद 25 के आसपास होता है, वो याद नहीं आ रहा, उसको कंफर्म कर लेना। अगर ऐसा कंडीशन है, गर्भ अगर शुष्क हो रहा है, यानी कि कोई कोई बोल देते हैं कि गर्भ का वेट यानी कि बेबी का वेट कम है, तो उसके अंदर भी आप ये जो कॉम्बिनेशन है सीता कश्मीरी का वो कर सकते हो। लिख लो ये एमनियोटिक फ्लूइड का, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत जगह पर ये यूज करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम है तो ये सीता कश्मीरी और मधु का आप ग्रैन्यूल्स बना के दे सकते हो। गर्भ शुष्क हुआ मॉडर्न वाले भी स्तन्य जनन के लिए शतावरी के ग्रैन्यूल्स देते हैं, लेकिन वो सुबह और शाम, मतलब मेरी बहन को ही उन्होंने 4 टीस्पून बोले थे मॉडर्न वालों को, सुबह 4, तो जो ब्रेस्ट मिल्क था वो गाढ़ा हो गया। हाँ, ब्रेस्ट मिल्क गाढ़ा हो गया तो बच्चे को वोमिटिंग चालू हो गई, और दूध में ईचिंग चालू हो गई। उसके साइड इफेक्ट भी पता होने चाहिए, डोज भी पता होना चाहिए। क्या बोल रहे फिर बातें ना, बालानाम चपी शिष्यताम, तुम्हारा जो बच्चा पैदा होगा वो भी भाई कमजोर रहेगा, शोष युक्त रहेगा। ऐसे कंडीशन में आपको क्या देना है, सीता कश्मीरी और यष्टि मधु। इसके ग्रैनुल्स कैसे बनाने हैं वो भी शॉर्टकट में बता देता हूँ। हम रात भर क्या करते थे, एक गुनगुने पानी के अंदर गम्बारी के पूरे फल डाल देते थे, रात भर उसको गर्म पानी में भिगो के रखते थे। मॉर्निंग में उठ के अंबारी का जो फल है उसके अंदर के बीज पूरे निकाल देते थे, ऊपर का एकदम असल के सिर्फ उसका रस रखते थे, बाद में छान लेते थे। अब होगा सिर्फ गम्बारी का रस, वो भी एकदम मधुर होता है, पी के देखना उसको। फिर उसके अंदर डाले शर्करा और उसके अंदर डाला और दूध का चूरन, थोड़े कम मात्रा में डालने का। कितना तुमको ग्रैनुल्स बनाओ उसके हिसाब से। और जो ग्रैनुल्स की जो विधि की है कि गरम करो और उसके आखिर तक जब वो सॉलिडिफाई होता है उसके टाइम गैस बंद करके हीट बंद कर दो तो वो ग्रैनुल्स बन जाते हैं। वो प्रैक्टिकली आता है, ग्रैनुल्स बनाना एक थोड़ी सी कला है। हमारे दोस्त भी बनाते थे। और क्या बोल रहे हो, पयोहितम, दूध के साथ लेना चाहिए तो इसकी शीघ्र ही पुष्टि हो जाती है गर्भ की। ऐसा प्रैक्टिकली भी देखा जाता है और इसका यूज़ भी करना चाहिए, प्रैक्टिकली बहुत बढ़िया से बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं। हृदय तथा नाभिगत वायु की चिकित्सा। रुधि प्रकोप। रुको एक सेकंड, एक बार कश्मीरी के बारे में और एक ये बोलता हूँ मैं, कश्मीरी का एक्सपीरियंस। कश्मीरी का फल कब आते हैं? फल चरक अनुसार नहीं, फल कौन से ऋतु में आते हैं, किसी को पता? अभी आए हुए हैं, कॉलेज के सामने है पे, देख लो कॉलेज के सामने इतने बड़े बड़े फल आए। कॉलेज के सामने जस्ट ओपीडी के सामने गम्बारी का फल, इतने बड़े बड़े फल आए पर पत्ता एक भी नहीं दिखेगा। जिसका गम भारी हो गम्बारी। हाँ, वो वाली ग्रीष्म ग्रीष्म ऐसा है, यानी वसंत ग्रीष्म के बीच में उसके फल आते हैं। मैक्सिमम ग्रीष्म ही आते। क्यों आते हैं? मधुर शीत है, रक्त पित्त नाशक है और शोष को नाशक है। तो जो प्रकृति है अपने को चिकित्सा करने के लिए, वो बोलते हैं ना कि भाई प्रकृति मेडिसिन उत्पन्न करती है अपने लिए, प्रकृति अपने लिए। तो वो ये मेडिसिन गम्बारी के फल, पलाश के पुष्प आपको ग्रीष्म ही मिलेंगे। पलाश पुष्प बहुत अच्छा पता है, रक्त पित्त नाशक, वात रक्त नाशक ऐसा आया हुआ है। गम्बारी के फल भी आपको ग्रीष्म ही मिलेंगे। तो रक्त पित्त नाशक और शोष के लिए है क्या मधुर शीत, यानी कितने गर्मी में भाई साहब उसको पानी नहीं चाहिए। अब ओपीडी के सामने इतना पानी नहीं मिलता। और एक गम्बारी का पेड़ पता तो अपने कॉलेज के पीछे गार्डन है, उस दिन ही देखा था मैंने, बोला भी था कि भाई उसके हरे भरे पत्ते पर फल एक भी नहीं आया। फल था कि उसको एक भी फल नहीं था। और तुम गम्बारी को ज्यादा पानी दोगे तो फल ही नहीं आते। उसको चाहिए भाई गर्मी। अब गर्मी में वो शीत फल यूज करता है, शीत फूल उत्पन्न करता है शीत। अब क्या पता क्या उसकी ये होगी। पर और अश्मुल का भी तो एक कंटेंट है ना, वो दशमूल का एक कंटेंट, यानी एकदम सबसे बेस्ट क्या है वैसा गम्बारी यूज करो, बहुत यूज करो। हमारे इधर तो बहुत करते यूज। दशमूल का भी एक घटक है। चलो, तो वही बता रहा था कि ग्रीष्म में एक मधुर शीत ऐसा ड्रग आता है जिसको पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही साधारण देश का एक पेड़ है, वो कश्मीर की यूज कराना चाहिए। चलो आगे पढ़ते हैं। हृदय तथा नाभिगत वायु की चिकित्सा। हृदय प्रकोपते सिद्धम अंशुमत्याः पयोहितम। यदि हृदय प्रदेश में वायु का प्रकोप हो तो शालीपर्णी का कल्क डालकर क्षीर पाक विधि से पकाया हुआ दूध पिलाना चाहिए। एक बात थी कि अगर गर्भाशयगत वात चिकित्सा में सीता कश्मीर दिया है
तो जो लेडी कंसीव नहीं कर रही है हम्म, उसको नहीं दे सकते, दे सकते हैं 100% दे सकते हैं, गर्भाशय गतवात की, दे सकते हैं। या फिर मधु क्या है? शुक्र जनन है और क्या है? संदानीय है, बस शुक्र जनन संदानीय। और क्या चाहिए आपको? मधुर मधुर शीत है, शुक्र का दे दे, वो शुक्र का ही बढ़ा रहे। मतलब जिसका पेल्विक फ्लोर भी वीक है बच्चा, उसको दे 3-4 महीने रह रहा है और आउट हो जा रहा है, तो उसको हम दे सकते हैं। एबॉर्शन के केस में आप दे सकते हैं, दे सकते हो 100% दे सकते हो। नहीं ये सीता काश्मीर मधु मॉडर्न वाले तो डायरेक्ट सर्जरी बताते हैं, पेल्विक फ्लोर को सीला दो करके। हम मतलब बल्ले चिकित्सा कर रहे हैं पेल्विक फ्लोर की, दे सकते हो। और देखो कि शाली परने का अगर आप पेड़ देखोगे तो ये आती है भाई साहब पहाड़ों के ऊपर। बहुत सारे वैद्य ने ये देखा हुआ है, जहाँ पर इसका जो मूल नहीं का डीप होता है, इसका जो मूल एक ही मूल होता है, डीप होता है, और ये अंशुमति अंश यानी कि अश्म नहीं रहता का पत्थर को फोड़ के भी उसके अंदर से रूट बना के ऐसे डीप रूट जाते हैं। ऐसे एक वैद्य ने फोटो पोस्ट किया, ये देखो शाल परनी ऐसी है। तो उसका ऐसा ये सिद्धांत पकड़ के भाई साहब कि वो यानी कि पत्थर को फोड़ के निकाल के जाती है, तो ये हृदय को कितना बल देती हुई, हृदय के कैपिलरीज के जैसे जो इतने बड़ा टेंशन को वो कैरी करती है, तो भाई वो ताकत होती है शाली परने में, वो ही होती है अंशुमति। इसलिए भाई आपको हृदयगत वात में ये अंशुमति का घृत और अंशुमति का शीर बहुत ज़्यादा यूज करते। एक वैद्य थे, वो हार्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, तो वो बोलते थे अगर आप हृदरोग की चिकित्सा देखोगे तो पूरे हृदरोग की चिकित्सा में अर्जुन सिर्फ 2 बार आया है, और सबसे ज़्यादा आई है अंशुमति। तब भी अर्जुन को फेमस कर दिया भाई साहब को, कोई तो भी एगंटू रत्नाकार या किसने तो भी बोल दिया कि भाई अर्जुन शीर एकत्र करके आप दोगे तो हृदरोग हो जाएगा। वही श्लोक सबको, छोटा सा श्लोक था, सबको याद होगा, और अर्जुन मिलता भी था ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वही अर्जुन बहुत फेमस होगा। तब की श्रेष्ठ कौन है? शालपर्णी है। शालपर्णी एक एंडेंजर्ड स्पेसिस में है, ज़्यादा मिलते नहीं शालपर्णी। अगर आप देखोगे ना द्रव्यगुण की इसमें, वो बोलते भाई एंडेंजर्ड में निकल गई अब। अगर आपको और देखना है इसके अंदर हृदरोग की अगर चिकित्सा इधर देखोगे त्रिमर्मी अध्याय में, त्रिमर्मी अध्याय में भी उन्होंने शालीपर्णी का बहुत वर्णन किया हुआ है। एक बार देख लेना वो, देखो एक आध बार मिलता है, एक आध बार। शालपर्णी का घृत भी आया है एक दो जगह पर, वो शायद सूत्र स्थान में है, कहाँ है देखना पड़ेगा। हाँ बॉस बताइए, बस क्या बता रहे हो? हेलो हेलो हेलो, कहाँ स्वप्निल? नहीं ये विनय बॉस कुछ बोल रहे थे। हाँ, ये पित्तज हृदरोग में दिया है 95 नंबर का श्लोक, अगर आपको देखना चाहते हो। स्थिरादि कल्क स्थिरादि शीर घृत ऐसा उन्होंने बोला है। सिर्फ स्थिरादि कल्क ऐसा सिद्धम द्राक्षा रेशन्य इक्षु रेशेन वापि सर्पिर हितम स्वादो फले इक्षुजाश्च रसा सुशिता हृदय पित्त दुष्टे। पित्तज रक्त हृदरोग में आप उसको यूज कर सकते हो। स्थिरा भी बोला है उन्होंने, स्थिरादिगण और स्थिरा भी बोला है। स्थिरा सबसे बेस्ट, ये भी पर्याय ध्यान में रखना। स्थिरादि अध्याय कौन था? वही त्रिमर्मी, इसमें तो नहीं है। 95 स्थिरादि घृत कौन सा पढ़ रहे हो? त्रिमर्मी सिद्धि नहीं, चिकित्सा, त्रिमर्मी चिकित्सा उन्होंने उसमें बताया। चलो देख लेना एक बार उसको। आगे बढ़ते हैं, नाभिगत वायु की चिकित्सा।
मत्स्य अन्न नाभि प्रदेशस्ते सिद्धान बिल्वशलाटुभि। तो यहाँ पर बहुत सारे वैद्य बोलते थे कि भाई नाभिगत वात में ऐसा क्या है कि भाई तुमने बिल्व का यूज यहाँ पर ही बताया। तो बोल रहे हैं कि जो लोअर इंटेस्टाइनल जो ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, जैसे अतिसार हो गया है कि नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन के जितना भी पार्ट आता है उसके अंदर बिल्व काम करता है, इसलिए अपन बिल्व अतिसार में देते हैं, IBS में देते हैं, क्रॉन्स में देते हैं, अल्सरेटिव में देते हैं। यानी कि बहुत सारे वैद्य का ये था कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन पे बिल्व काम करता है, इसलिए भाई नाभिगत वात में उन्होंने बिल्व शलाटुभि बताई है। और ये मछलियों का क्या उपयोग बताया, ये एक सोचने वाली बात है कि भाई मछली क्यों बताया, नाभिगत वात में ही मछली क्यों बताया। ऐसा हो सकता है कि भाई मत्स्य एक जल में रहने वाला एक ऐसा जल में रहने वाला एक ये है प्राणी है, और मत्स्य उष्ण होता है, और जो नाभिगत वात होता है नाभि के अंदर पूरा वेसल्स का जाल बना है, सुश्रुत भी बोलते हैं नाभि के आसपास, सीरा की जननी है। हाँ, और मॉडर्न में भी देखोगे तो एक वेसल्स का पूरा पुल बनता है उसके ऊपर नाभि के आसपास में, इसलिए आप ऐसा रक्त को पकड़ के भाई कुछ नाभि के डिसीज में आप ये तो भी हो सकते ना, मत्स्य को यूज कर सकते हो। मत्स्य गुरुगुणात्मक होती है, गुरुगुणात्मक होती है, शीत होती है ज्यादा पानी में रहने से। इसको आप पर चलो उन्होंने बताया हुआ है तो आप कर सकते हो यूज। हृदय और नाभिगत वात का, नाभिगत के लक्षण नहीं बताए ना इसे सेपरेटली, नाभिगत के लक्षण नहीं बताए थे, चिकित्सा बता दी पर लक्षण नहीं बताए होंगे, क्या बताए हैं, नहीं बताए। शुक्रगत की बात कुछ बताए ही नहीं, हृदयगत वात भी नहीं बताया ना, हृदयगत वात के लक्षण नहीं बताए, पर तुम भाई अनुमान प्रमाण से पढ़ लो, पर मैं चिकित्सा बता रहा हूँ। आगे क्या बोल रहे हैं, चलो आगे बढ़ रहे हैं। उद्वेष्टन कारक, हाँ ये इम्पोर्टेंट आगे करते। वायुना वेष्ट्यमाने तु गाते स्याद उपहनाहम। जब वायु में प्रकोप से समस्त शरीर में या अंग विशेष में ऐठन हो रही हो तो उल्टीज बांधनी चाहिए, उपनाह बांधना चाहिए। उपनाह बांधना चाहिए, यस। जहाँ जहाँ पर आपको ऐठन लग रही है भाई, फटाक से आप हरिद्रा दशमूल का एक चूरन का बना, उसमें गुनगुना पानी डालो या तेल डालो और उसका उपनाह बांध दो। ऊपर से आप एक सिर्फ कपड़ा बांध दे, तो अगर एयर दुख रहे है तो आप सिर्फ कपड़ा बांध देते तो आप उपनाह बांधिए तो और अच्छा भाई चिकित्सा हो जाएगी। और सच में चिकित्सा होती है वेस्टमान के हिसाब से। इसकी बांधनी चाहिए दशमूल और दशमूल का चूरन लो, हरिद्रा लो, दशमूल का तेल लगा, बहुत सारे उपटन है, बहुत सारे उपना है, आपको तो मिल जाएंगे। अभी वात व्याधि में आगे आएगी। और क्या बोल रहे हैं, संकुचित अंग अगर संकुचित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्पाजम में गए हैं, आपका हाथ स्पाजम में गया, हाथ पेन कर रहा है, तो आंख बंद करके आपको माश सेंधवादी तेल मार्केट में भी मिलता है, बहुत कॉस्टली मिलता है, पर आप उसको यूज कर सकते हो। मास सेंधवादी तेल सबसे बेस्ट है। मास सेंधवादी तेल पक्षाघात के पेशेंट में, मसल वेस्टिंग के पेशेंट में डायरेक्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या होनी चाहिए तुम्हारी, दशमूल गिशमूल तेल नहीं भाई, डायरेक्ट मास सेंधा, मास और सुप्त तेल। क्या कंटेंट है उसके सुप्त तेल? वही तो एक बार कंटेंट उसके देख लेना। हाँ वैद्य रत्न होगा। मास ब्रूहन कर्म है, इसीलिए मास ब्रूहन कर्म सबसे बेस्ट श्रेष्ठ बोला है। मास जो है ब्रूहन में सबसे श्रेष्ठ। पक्षाघात में और मसल वेस्टिंग में। हाँ मसल वेस्टिंग मतलब में मास सेंधवादी तेल यूज करते हैं। BMD DMD, हाँ BMD के पेशेंट में पेशेंट की मसल वेस्टिंग होती है, या फिर पोलियो में भी मसल वेस्टिंग होती है, तो हम उसमें मास सेंधवादी दे सकते हैं। एक केरला में कोई तो भी हॉस्पिटल है, उसमें स्पेशल पोलियो की ही डिसीज की चिकित्सा करते हैं, सिर्फ आयुर्वेद के हिसाब से। पोलियो माइलिटिस मसल वेस्टिंग का बहुत बड़ा सेंटर बनाया हुआ है। BHO वाले बोल रहे हैं हम BMD DMD ठीक करते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी ठीक कर रहे करके। चलो आगे बढ़ लेते, खत्म कर दे। बाहुगत और मूर्धगत। बाहु शीर्षगते नस्य पानम च उत्तर भुक्तिकम। देखो कितना खतरनाक बताया उसने, बाहु और शीर्षगत। बाहु को किसके साथ लिया, शीर्षगत। मैक्सिमम टाइम्स हेड का भी जो पेन है भाई पूरा बाहु में आता, या बाहु के अंदर सर्वाइकल का पेन यहाँ से यहाँ तक जाता ही है, रेडिएट करता ही है तुम्हारे हैंड में।
दोनों साइड में करेगा, एक साइड में करेगा। देखो कितना कितना प्रैक्टिकल था उन्होंने। प्रैक्टिकल नहीं, कोई बिलीव नहीं करेगा कि बाहुगत मतलब फ्रोजन शोल्डर अगर पकड़ तो फ्रोजन शोल्डर की ट्रीटमेंट नस से हो सकती है, कोई बिलीव नहीं करेगा। कोई बिलीव नहीं करेगा। मेरे पापा को फ्रोजन शोल्डर था और उनको इंट्रा आर्टिकल इंजेक्शन भी लगाए, स्टीरॉयड, कुछ हुए नहीं, 2-3 महीने ठीक रहे। सिर्फ अनुतेल का नस से दिया था 1 महीना, पूरा ठीक। अणुतेल का सबसे बेस्ट, अणुतेल का नस्य। और क्या बोल रहे हो, उत्तर भक्तिकम पानम, खाना खाने के बाद में भी उसको स्पेशली बोला है, खाना खाने के बाद में ही उसको क्या खिलाना है, घृतपान कराना। और एक सोचने वाली बात है, शीर्षगत बात इमेजिन करो। हाँ, क्या बोल रहे हैं वो, सिरगत बात बोला इसने, बाहु सिर, सिर के अंदर कोई भी बात व्याधि हो, तुम्हें क्या करना है, खाना खाने के बाद ही घृत। तो देखो शीर्षगत बात, तुम एक मानसिक रोगी का एक तुम डाल सकते हो हॉस्पिटल। आयुर्वेदिक साइकोलॉजिस्ट नाम से एक हैदराबाद में प्राइवेट में सिर्फ 2 सीटें हैं, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट IIM में शायद 2 सीटें, ऐसे 4 ही आयुर्वेदिक साइकोलॉजिस्ट की सीट है। यानी कि आयुर्वेद में साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। वो उधर से हमारी एक ये है सीनियर है, वो कर रही है आयुर्वेदिक साइकोलॉजी। वो बोलते हैं सबको हम बस प्रोटोकॉल बना कर हम सिर्फ महाकल्याण, कल्याण घृत और पंचगव्य घृत, ये 3-4 घृतपान ही कराते हैं। और मैक्सिमम जो साइकोलॉजिस्ट पेशेंट है, म्हणजे यानी कोई डिप्रेशन में हो गया, कोई पागल हो गए, ऐसे में बहुत अच्छे रिस्पांस मिलते हैं। और मैंने खुद से ही एक पागलों की संस्थान में मैंने काम किया है, ऐसे PG के बाद में टाइम था, तो पागलों के यहाँ पर मैं रक्तमोक्षण बहुत करता था, क्योंकि वो मॉडर्न की ट्रीटमेंट करते थे। था तो अपना आयुर्वेदिक भी, AMS के याद में था, उन्होंने एक संस्थान खोली थी। फिर रोड के ऊपर जो भी पागल आदमी मिलेगी उनको उठाएंगे और संस्था के अंदर रखेंगे, ऐसे उनका एक चैरिटेबल ट्रस्ट उन्होंने बनाया था। तो वो हर एक को पकड़ते थे और करते थे। मैं जो चरक ने बोला है कि भाई शंका के शांत पे विद्ध कर्म करो, विद्ध कर्म करते थे और रक्तमोक्षण करते थे, क्योंकि मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। आयुर्वेदिक मेडिसिन अवेलेबल करने में उनको थोड़ा टाइम लग रहा था, वो भी नेगलेक्ट कर रहे थे। वो बोल रहे थे जो करना है इसे तुम भाई विद्ध कर्म करके देखो। विद्ध कर्म बहुत अच्छे रिस्पांस दे रहे थे। जो हाइपर एक्टिव पेशेंट है, वो भी अच्छे से रिस्पांस कर रहे थे। यानी कि शिरोगत शंख प्रदेश में, शंख और क्या शांत, मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। अभी मंडे को एक आने वाली है पेशेंट, उसका दिखाऊंगा शंख और के शांत संधि पे कैसे कैसे करते हैं विद्या का। अली किया था कल, आप ऊपर थे, नीचे करा था इमरजेंसी, शंख का शांत। चलो हाँ, क्या बोल रहे वो, शीर्षगत वायु। शीर्षगत वायु में क्या क्या आता है, हेडेक में आप नस्य और घृतपान कर सकते हो, है कि नहीं। नासा रोग भी हो गए, कर्ण रोग भी हो गए, यानी मैक्सिमम रोग। रक्तमोक्षण का इसलिए कि शायद वाग्भट ने बोला है कि नहीं, चरक ने बोला है कि शिरो रोग का प्रमुख कारण रक्त ही है। चरक ने त्रिमर्मीय सिद्धि में बोला है, त्रिमर्मीय सिद्धि सूत्र स्थान में बोला, रक्त दृष्टि इज द मेन रीजन ऑफ शिरोगत रोग। इसे रक्तमोक्षण, हाँ रक्त दृष्टि होती है, रक्त के ऊपर तो काम करना। क्या बोले, नस्य और पान खाना खाने के बाद में ये सबसे अच्छा। नहीं, नस्य तो कभी भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। आप प्रतिमर्श नस्य कर रहे हो, क्या अड़ा वाला नस्य कर रहे हो, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नाभि के नीचे वात प्रकोप, बस्ती कर्मम त्वत अधोनाभे शस्यते चा अवपीडक। यदि नाभि के नीचे के भाग यानी गुदा, बस्ती आदि प्रदेश में वायु का प्रकोप हो तो निरूह एवं अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, एवं भोजन के पहले तथा भोजन के बाद घृतपान करना चाहिए। करेक्ट बताया उन्होंने कि भाई गुदा प्रदेश, बस्ती में अगर आपको कोई भी वात व्याधि के सिम्टम मिल रहे तो आपको बस्ती ही करनी है। क्या बोल रहे हैं, वही ना, सॉरी अवपीड़न बोला है ना, नाभि प्रदेश के स्थान वाले, हाँ बस्ती कर्म तथा अवपीड़न। अवपीडक घृतपान का बोला हुआ है। अवपीडक घृतपान क्या होता है, सर्पिश अवपीडकम यत्र सर्पी पित्वा तत्र पीडकम अन्नम भुज्यते। घृत पीकर उसे पीड़ित दबाव कराने वाला आहार लिया जाता है, जिससे वायु गुदा द्वार से बाहर निकल जाती है, ऐसा ये बोल रहे हैं। सर्पिश अवपीडकम अर्थात जहाँ घृत पीकर उसे पीड़ित यानी कि
दबाव देने वाला आहार किया जाता है जिससे वायु गुदा के द्वार से निकल जाती है, ऐसा बोला है। अष्टांग की और एक टीका में बोला है कि खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में ऐसा आहार को दोनों सर्पी के बीच में पीड़न करना, उसको भाई अवपीड़न। और अगर आप एक काय चिकित्सा एक ब्लॉग स्पॉट है, ऑनलाइन आता है, इसका जामनगर का उन्होंने बोला है, उन्होंने एक ऐसे वैद्य की एक ये बताए थे, पेज खोला था उन्होंने, अवपीड़क स्नेह का, आपको मिल भी जाएगा ऑनलाइन। कम से कम आप 5 घंटे पढ़ सको अवपीड़क स्नेह पे, इतने एक्सपीरियंस बताते हैं। यानी 3-3 दिन में 7-7 दिन में अश्मरी के खड़े पड़ चुके, अश्मरी जो है मूत्राश्मरी निकल के बाहर निकल गए 7-7 दिन में, 3-3 दिन में, ऐसे उनके एक्सपीरियंस थे। अवपीड़क स्नेहपान इतना ज़बरदस्त है क्योंकि अष्टांग ने बोला है मूत्रावरोध वेगारोध में वे आपको क्या करना है, अवपीड़क स्नेहपान करना है, यही है अधोनाभिक। हाँ, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद अगर आप ये कर सकते हो अवपीड़क नस, ये अवपीड़क। चलो, उस दिन हमने मूत्रगत वात की भी चिकित्सा देखी थी ना। हाँ, क्या है मूत्रगत वात? कुछ नहीं, मूत्र की चिकित्सा बताई है वो अष्टांग ने बताई है, मूत्र वेगावरोध की चिकित्सा, उसमें बोलता है वो अवपीड़क गुरुत्वान। क्योंकि मूत्र वेगावरोध में वो क्या बोलता है, एक सिम्टम है अश्मरी, और उसकी चिकित्सा में बोला है अवपीड़क गुरुत्वान। तो अपन युक्ति लगाए बोलते हैं अगर मूत्र वेगावरोध से अश्मरी है, मूत्र वेगावरोध करने से ही तो अश्मरी होती है, वैसे तो होती ना। अब तुम वेगावरोध नहीं कर, कैसे अश्मरी बन जाएगी? अपने आप थोड़ी ना अश्मरी बनेगी। तो वो वही बोल रहे हैं कि भाई इसका चिकित्सा सिद्धांत अवपीड़क गुरुत्वान है, अवपीड़क गुरुत्वान दो, मूत्र वेगावरोध की चिकित्सा होगी और इनडायरेक्टली तुम्हारी अश्मरी। अगर रीनल कैलकुलाई में हम अवपीड़क गुरुत्व रोज दे सकते हैं, रोज देना ही है, कुछ भी खिला दो तुम, सुबह शाम, शीत प्रभा दे दो, वरुण आदि को दे दो, देना ही है, सुबह शाम देना ही। गुरुत्व कौन सा दे? गोक्षुरादि गुरुत्व, दाढ़ीमादी गुरुत्व, मतलब जिनका रोगाधिकार रीनल सिस्टम पे, उनका गुरुत्व फॉर्म में, उनका ही गुरुत्व देता है ना, सबसे बेस्ट काम करे गुरुत्व पिलाना, खत्म बात। आप नॉर्मल वाला गुरुत्व भी पिला सकते हो, पर बेस्ट है ना गोक्षुरादि गुरुत्व, खत्म बात। चलो आगे बढ़ते। गोक्षुर भी बात में बोला है बहुत सारे जगह पे, शायद गोक्षुरादि गुगुल का रोगाधिकार हम बात दिया है, मुझे याद आता है तब बेशित रत्नावली में दिया है। गोक्षुरादि गुगुल हमारे यहाँ पर बहुत यूज करते हैं। गोक्षुर मधुर शीत होके मूत्रल होके ब्रूहन भी करने वाला एक तरफ पृथ्वी महाबोध, अपन गोक्षुर को बस मूत्रल पकड़ के छोड़ दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्दिते नावनम मूर्ध्नि तैलम तर्पणम एवच नाड़ी स्वेद उपनाहाश्च अनुपम शीते अरिता। अर्दित रोग में नस्य देना चाहिए, शीरपल तेल की मालिश करनी चाहिए, शरीर को रुष्ट पुष्ट बनाने वाला आहार देना चाहिए, नाड़ी स्वेद करना चाहिए और आनुप प्रदेशवासी पशु पक्षियों के मांस की पुल्टीज बननी चाहिए। हाँ, बस वही पहले पिछले लेक्चर में अपन ने किया था, अर्दित को इस पेन उसकी चिकित्सा भी ली थी कि अर्दित में हाथ के भी शोष हो जाता है, पैर का भी शोष हो जाता है, उसलिए आपको मूर्ति तेल भी देना है, ये भी करना है। जो अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी हेड के ऊपर पूरा पीछू और धारा भी करनी चाहिए। हाँ, धारा भी करनी चाहिए, नस्य कर्म भी करना चाहिए, और मसल वेस्टिंग ज़्यादा हो रही है अर्दित के अंदर, तो आपको तर्पण भी करना है। और मैंने और एक बताया तो कुकुटांड श्वेत बताया था, वो भी आपको याद होना चाहिए। चलो, वही उपनाह अनुप प्रदेश के पशु पक्षियों का उपनाह। अनुप प्रदेश क्या है? मुर्गी कहाँ आती है? अनुप में ही आती है, उसके अंडे फोड़ो, मासित है, खत्म। हाईली न्यूट्रिशनस करना है, जिसमें वसा ज़्यादा है, अंडे वसा ज़्यादा है, जो स्नेह के फॉर्म में हमें बाहर से देना उपनाह बांधना है। बोला ये अनुप का उपनाह है। तुम सिद्धांतों को तोड़ा मरोड़ा करो, प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हो, इसमें बोला है कैसे यूज कर सकते हो। मास्क कहाँ यूज करना है, क्या बोला है उन्होंने, मास्क कहाँ पर यूज करना है? संकुचित अंग। हाँ बस बताओ। ये अर्जुन में मैंने कहीं पढ़ा है कि पनस के पत्तरों का प्रयोग करते हैं ना, रखते हैं वहाँ पे तेल, ऐसे करते हैं। अर्दित में क्या
के पत्र का इसमें शोधन करते हैं ऐसा? हाँ करते ना हाँ, पत्र, आदत में पत्र पिंड बोल रहे क्या आप? कौन से पत्र का? फनस पत्र, कटहल के पत्र का प्रयोग हो करते हैं क्या फनस पत्र का? वो नहीं देखा मैंने, पर कर सकते हैं भी, कुछ होगा उनका अनुभव। कुछ है क्या आपको उसके बारे में पता, क्यों करते हैं, क्या करते हैं? हेलो, उसको ना। यूज कराया ना पेशेंट, पिछले बार करा था मेरे पास। आपने की है क्या? अच्छे रिजल्ट है उसके? लिख लो भाई। हाँ, अच्छा काम करता है। ये भी फनस के पत्र का उपनाह भी आप कर सकते हैं। किसमें? फनस पत्र उपनाह, उनके उसमें ही अर्दित में क्योंकि फनस क्या है, फनस का फल अगर आप देखोगे, यानी कि फनस का अगर पेट देखोगे आप, पूरा भाई पृथ्वी महाभूत प्रधान ही है कि नहीं? फनस का फल भी तो अगर आप सब्जी खाओगे तो कितनी गुरु हो जाती है, तो उसके पत्र का भी यूज ऐसा किया होगा, ऐसा लगता है। वही यहाँ पे शीर्षक राज्य में छूट गया। हमारे महाराष्ट्र में पिंपल पान पे, हाँ, पीपल के पान पर, मतलब वो ऐसे बड़ा पीपल का पान लेते हैं, उस पे पूरा घृत लगा देते हैं ऊपर से, थोड़ा उसको धूप में वैसे रख देते हैं, और फिर गरम गरम जो भी अन्न होता है, दाल चावल ऐसा डाल के उसमें रख देते हैं। तो उस पे खाने के लिए बोलते हैं जिनको मतलब प्रॉब्लम है, ऑटिज्म के बच्चे, हाँ, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल बच्चे, जो उन्मादी पर्सन है, उन्माद अपस्मार जिन बच्चों को आता है, मैक्सिमम पेडियाट्रिक पेशेंट में ये करते हैं कि भाई उसकी एक प्लेट बना ली, पीपल के पत्तों की अच्छी से प्लेट बना ली, ऊपर से घृत लगाया, और ऊपर से भाई दाल चावल जो भी खिलाना है उसके ऊपर ही खिलाना, क्योंकि ये शायद मानसिक लेवल पे कुछ काम करता होगा कि पीपल के पेड़ के पास में वही भगवान का वास होता है, ऐसे बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा मानसिक की तरफ जाता है, ऐसा उन्होंने बोला है। क्या है उसके पीछे का लॉजिक पता नहीं, पर करते हैं, और उसके अच्छे खासे रिजल्ट भी आते हैं, ऐसे बोलते नहीं, इसे प्रभाव के कारण करते हैं। प्रभाव और गरम गरम अन्न परोसने के लिए बोला है, तो हो सकता है कि गरम गरम अन्न की हीट से पिंपड़ी के पान पत्र का कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन होता होगा मे भी, और उसके लिए बाइंडिंग एजेंट ग्रुप काम कर रहा हो। चलो उसके बारे में सोचेंगे। अर्दित की चिकित्सा अच्छे से कर सकते हो और करनी ही चाहिए, बहुत बेस्ट होता है रिजल्ट। इसके अंदर विद्या कर्म के भी अच्छे रिजल्ट मैंने देखे, वही शंख के शांत संधि पे आप कर सकते हो। कितने दिन में रिजल्ट मिलता है चिकित्सा करने से? वो तो डिपेंड करता है कितना है पेशेंट का अर्दित, पर मैक्सिमम मैंने एक दो महीने में ठीक होते हुए दिखे, किसी को 3-4 महीने भी लगते हैं, मैक्सिमम पेशेंट पर 1-2 महीने में बढ़िया से रिस्पॉन्ड करते हैं, पूरे ठीक भी हो जाते। बेल्स पाल्सी में क्या? वही बेल्स पाल्सी, वही विद्यकर्म, उसमें भी विद्यकर्म और ये नस्य और के पेशेंट को कुकुटांड स्वेद मैंने खुद अपने कॉलेज में पंचकर्म लगता था, इंटर्नशिप में 1-1 महीने 2-2 महीने, तो मैंने खुद देखे कुकुटांड स्वेद के रिजल्ट देखे। कुकुटांड स्वेद का बेस्ट रिजल्ट है, और महाराष्ट्र में सभी वैद्य, किसी वैद्य के पास जाओ वो कुकुटांड स्वेद ही बोलेंगे महाराष्ट्र। अब ये तो नागपुर कॉलेज, हम अमरावती कॉलेज। हाँ, कैसे कर, हाँ, कुकुटांड स्वेद की मैं विधि बता देता हूँ। पहले हम तेल डालते हैं, हाँ, फिर सेंधा नमक डालते हैं उसमें, और फिर अंडा जो है उसको पूरा फोड़ के, जैसे हम अंडे की भुर्जी बनाते हैं, अंडे की भुर्जी बनानी है उसमें, बस और कुछ नहीं करना। आखिर में ये डालना है नींबू निचोड़ दो, यानी कि पूरा मधुर आम्ल लवण हो गए, हाँ, बस खत्म। और उसमें एक जो वातनाशक चूर्ण है वो डालना है, लेकिन पूरा गैस बंद होने पर, अच्छा फ्राई होने पर, मतलब भुर्जी पूरी रेडी है, गैस बंद किया तब हमें नींबू डालना है। बिजोरा नींबू जो स्पेसिफिकली जब गैस चालू है तब नींबू नहीं डालना है, बंद होने पर डालना। और उसके रिजल्ट मैंने पर्सनली देखे, बढ़िया। यानी हमारे इधर भी, हाँ, इधर प्रदेश में तो पूरे ही करते हैं, मराठवाड़ा का पता नहीं, पर इसमें तो करते हैं। बाकी के स्टेट में नस्य का, जैसे यहाँ पे भी अगर हम नस्य कर रहे हैं तो धूमपान नहीं करते वो प्रॉपर, जो उसके 9 वेग बोले हैं, 3 राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल और मुख से, वो प्रॉपर करना ही चाहिए, तभी नस्य का हमें प्रभाव दिखेगा। और हाँ, एक वो शीर्षगत की बात की भी मैं एक ये अदा देता हूँ। शायद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसा था, और पेशेंट के हाथ ऐसे आगे रखे कि ऐसे थरथर कांपते थे, यानी कि ऐसा कंप होता था,
ऐसा एक पेशेंट था, हमने सिर्फ 3 दिन तक 16-16 बूंद का नस्य किया, एक एक 1.5 घंटे तक, और उसके 3 दिन बाद पूरे से स्टेबल हो गया, हाथ हिल रहे ही नहीं उसके हाथ। ऐसा मैंने खुद से देखा है कि हमने ही किया उसका पंचकर्मा। सर ने बोला 3 ही दिन में सिर्फ उसका कंप पूरा कम होगा और उसका पेन कम से कम 90% तक कम होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था, उसमें क्या था अपना क्षीरबला 101 101 आवर्ती, उसका शायद बहुत महंगा आता है वो क्षीरबला 101 का। ये है कि भाई उसी तेल को उसी के 101 भावनाएं दी जाती, तो वो इतने पोटेंट हो जाता है वो खतरनाक। 2-2 बूंद उसके, एक बूंद 10 रुपये में मिलती है उसकी, एक बूंद 1 ml 10 रुपये। क्षीरबला गंध तेल भी क्षीरबला 101, शायद सांडू या कोई तो भी कंपनी का आता है क्षीरबला, यहाँ सीताराम का आता है मतलब हाँ आवर्ती। हॉस्पिटल में आता है, मैं मेरे पास है, बट बहुत ऑर्डर होती है यार। हाँ ऑर्डर ना वो तो होती है ऑर्डर तो मतलब तेलों के तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर तो होते पार्किंसोनियम डिसीज में भी हम मैं यूज नहीं कर पा रहा, मेरे वोमिटिंग आती है। हैं। आप एक एक बूंद क्या करो यूज, पहले दीपन पाचन करके। हाँ एक और सच में बोलते बोलते एक सिद्धांत बोलता हूँ कि ज्वर के अंदर एक चिकित्सा सिद्धांत है, उसका श्लोक अगर दिख गया तो मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। न ही दोषम हाँ देहि न ही निर्दोषम ज्वरम समुपसेवते, देहि न ही निर्दोषम ज्वरम समुपसेवते। क्या बोल रहे वो जिनकी जो मनुष्य शारीरिक और मानसिक दोष से रहित होते हैं उनको ज्वर होता ही नहीं है। सीधे सीधे बोल रहा है, अरे कोरोना हो या कुछ भी हो, तुम्हारे शरीर में पहले दोष थे बच्चों, उसके वजह से तुम्हें ज्वर हो रहा है, तुम कोरोना के दोष दे रहे हो। परसों के दिन की ही केस थी, परसों या पिछले हफ्ते की केस थी, पेशेंट हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव आ गया, RT-PCR पॉजिटिव। मैंने बोला फिर से कर RT-PCR, दूसरे दिन निगेटिव। तो क्या एक ही दिन में वो निगेटिव होना है क्या? ना कोई सिम्टम है ना कोई है। तो आप ऐसा इन्वेस्टिगेशन पे ऊपर ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए। अपने सिद्धांत में भी बोला है कि भाई जो शारीरिक और मानसिक दोष से दूर रहते हैं उनको ज्वर नहीं होता, और ज्वर नहीं होता इसका मतलब कोई भी व्याधियाँ नहीं, अगर वो शारीरिक और मानसिक दोषों से रहित अगर है तो। ये सिद्धांत सबसे गोल्डन श्लोक है, ये भी लिख लो। मतलब ऐसे भी कुछ पेन करना है कि आफ्टर मील? क्या बोल रहे हो बस? क्या बोल रहे हो बस? ये इसका क्षीरबला का नस बिफोर मील है या आफ्टर मील है? क्षीरबला का नस बिफोर मील है या आफ्टर मील है? ही अब आप कौन सा नस्य कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मॉर्निंग में अगर आप नस्य कर रहे हो, जैसे मॉर्निंग का काल बताया कि 9 से 10 के बीच में आपको ऐसा नस्य करना है, तो आप थोड़ा सा हल्का सा आहार करके लघु अन्न खा के आप नस्य स्टार्ट कर सकते हो, जैसे हमारे हॉस्पिटल में करते थे। लघु अन्न देता और पेशेंट को 16-16 बूंद का करो, एक बूंद से कुछ नहीं होता, प्रतिमर्श नस्य से साल भर लग जाता है। आपको नस्य करवाना ज़बरदस्त। अगर आपको रिजल्ट चाहिए 3-4 दिन में ही, तो आपको मात्रा बढ़ानी 16 यानी कि 16 बूंद से लेकर 32 से शायद एक आचार्य 64 बूंद तक भी बोला हुआ। माइग्रेन के इसमें हो गए बहुत सारे से वैद्य बोलते हैं कि वो क्रैनियल नर्व्स की कौन सी होती है, हाँ न्यूरल्जिक होते हैं, और एक ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, उसके अंदर भी बहुत अच्छे नस्य के ऊपर वो बोलते हैं भाई जब तक पेन ना रोके तब तक नस्य करो, जब तक पेन है भाई नाक में भाई कंटिन्यू धारा डालते ही रहो, धारा डालते रहो, मुंह से निकालते जाओ जब तक पेन नहीं रुकता तब तक। यानी कि इतना बड़ा तुमको तेल देना है, नाक के अंदर डालना है, 2-4 बूंद से कुछ नहीं होता, एक बूंद से भी कुछ नहीं होता तेल से। कम से कम तुम्हें कौन सा तेल यूज करें? यही क्षीरबला सबसे बेस्ट। अनु तेल का भी आप कर सकते हो, पर अनु तेल एक शोधन तेल है क्या नहीं। अब वो आपका जो ये है क्या बोलते हैं हेडेक है, वो किस वजह से हो रहा है। अब हेडेक के भी बहुत सारे कारण होते हैं कि किसी को भूख लग जाती है, वो वेगावृत कर देता है, शुद्ध के आवृत, तब भी हेडेक हो जाता है। कोई का पुरुष वेगावृत में भी बोला है शिरचुल हो जाता है। पंचेंद्रिय वर्धन तेल शोधन करता है, लेकिन उसका एक ही प्रॉब्लम है कि स्मेल खराब है। अनु तेल की स्मेल को तिल तेल की भावना इसलिए अच्छा है। वेगावरोध जन्य अगर शिराशूल है तो क्या करना है? क्योंकि सभी वेगों को रोकने से शिराशूल होता ही है, ये मैंने भी पढ़ा। चलो तो
तो उसमें करना क्या है? उसमें मतलब देखो नस्से अश्रु के लिए। अश्रु वेगावरोध जन्य है तो उसको रोना ही है। अश्रु वेगावरोध है। और एक बता है नहीं, नस्से की बात कर रहा हूँ। हाँ। अगर हमने नस्से कराना है उसमें, नस्य कराना है तो उसका क्या काल कौन सा होना चाहिए? मॉर्निंग में ही। अगर मात्रा। हाँ मात्रा कौन सा कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम्स 6 बूंद से आप स्टार्ट करिए। 6 बूंद से 10 बूंद से कितना बड़ा है, कितनी क्रोनिक डिसीजेस है उसके हिसाब से, टाइम पीरियड कितना है, कितने दिन से भी तुझे हेड है, कब होता है हेड है, दिन में कितने बार होता है, कितने बार एपिसोड आता है, उसके हिसाब से आप 6 बूंद 8 बूंद 16 बूंद 64 बूंद ऐसा आप कंटिन्यू नस्य कर सकते मैंने हैं। नस्य का साइड इफेक्ट अब भी 2-3 महीने पहले भी देखा है। एक नस्य करते वक्त जो पोजीशन थी वो मेरे से ही गलती हो गई थी, मैंने ज़्यादा झुका दिया था। तो जो नस्य का ट्रैक ऐसे होना चाहिए वो एकदम ऐसा हो गया था। नस्य डालने के तुरंत झिंझिनाहट के साथ सरदर्द और बीपी शूट आउट। एपिसोड 5-6 घंटे बीपी नीचे नहीं आया था। तो हमें ये भी ध्यान रखना है चाहिए कि भाई हमेशा नस्य स्लाइडिंग मैनर में ही जाना चाहिए, एकदम मतलब कुएं में डाल रहे नस्य वैसे नहीं करना है। यानी कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एस्टिशियन ट्यूब के अंदर निकल जाए भाई साहब। एस्टिशियन ट्यूब के अंदर निकल आया तब भी मे भी एस्टिशियन ट्यूब में निकल गया होगा तुम्हारा, क्योंकि है ही क्या ऊपर से एस्टिशियन ट्यूब ही तो है। हाँ नहीं तो इधर से आएगा, नहीं तो एस्टिशियन ट्यूब में जाएगा, एस्टिशियन ट्यूब में ही गया हो मैक्सिमम टाइम्स। तो हो सकता है वैसा, ज्यादा टिल्ड भी नहीं करना चाहिए। हाँ, इसीलिए 45 डिग्री पे वगैरह ऐसे अंदर नहीं गए चलता, बाहर निकला चलता, पर भाई स्टेशन ट्यूब में मत डालो, ये हेडेक हो जाएगा, फिर झंझनाहट होने लगी। बीपी इतना कैसे शूट आउट सकता है, मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा। एक और था ऐसा पेशेंट, मैंने नस से बहुत हमारे जो काम करने वाले थे पंचकर्मा के स्पेशलिस्ट, उनको नस से नहीं आता था, तो सर हमें ही बोलते थे भाई नस से किनको नहीं आता तुम ही करोगे, नस से नाक में तेल डाल रहे, हेड का है भाई तुम ही करो, अच्छे से करो। सर ने एक दिन बताया, एक दिन क्या हुआ, शायद पेशेंट पक्षाघात का था, उस दिन जो अल रही थी बारिश, सर ने ऐसे बोल दिया भाई कर दो भाई नस्य, है क्या नहीं। हम गए भाई, नस्य कर दिया, सर के पास है, सर नस्य, अरे क्यों किया नस्य, बाहर बारिश चल रही थी। अब हो गए साइड इफेक्ट, देख लेना उसको कल प्रतिशय होगा 100%, पर उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसको प्रतिशय नहीं हुआ। हमने बोला सर को कि नहीं हुआ, क्योंकि चरक जी ने खुद ही बोलता है अब अत्याधिक अवस्था है, वात इतना बड़ा हुआ है तो कुछ नहीं देखने का, वातावरण एनवायरमेंट कुछ मत देखो भाई सब, बस भिड़ दो, नस्य को करो, इमरजेंसी रहे उसमें भाई तुम्हें करना ही है नस्य। और सच में जिसमें इतना वात प्रकोप है उसमें साइड इफेक्ट नहीं होते, अगर प्रॉपरली किया तो। बाहर बारिश चल रही, बारिश का असर नहीं होगा, पर तुम अगर गलत कर दोगे, जैसे स्टेशन ट्यूब में तुम डालोगे तो वो इसलिए अत्य अवस्था में बोला होगा कि अगर वात बहुत बड़ा है तो जो प्रकुपित वात है, जो हम तेल डाल रहे हैं वो उसको आवृत्त कर रहे हैं, तेल जो बाहर से तेल आ रहा है प्रकुपित वात उसको आवृत्त कर रहा है। अगर पेशेंट में इतना वात नहीं बढ़ा है और बाहर बारिश चल रही है और हम उसको डाल रहे हैं, आगे बोल दो, फोन आ रहा है उससे। ऐसे नहीं होता, गुरु ही होता ये तुम्हारे लिए गुरु ऊपर से तुम्हें नीचे बैठना चाहिए, हमने ऐसे ही किया। हाँ चलो फिर आज के दिन के लिए यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं, ठीक है।